अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद रसलान एंड आज जो है वो हम ब्रेक डाउन करेंगे हमारे रिसेंटली अनाउंस्ड बजट को। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो आपको रूल करते हैं, वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से आज आप जो है वो इस हाल में हैं, हमारी स्टेट की इकॉनमी जो है वो इस हाल में है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, इस गवर्नमेंट जो हमें रूल कर रही है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनको सेफ कंसीडर करके आप अपना फ्यूचर बनाने की उनमें कोशिश कर सकते हैं एंड आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बाकी सब सेक्टर्स की बनिस्बत ज़्यादा रहें, तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो हमारे बजट में रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इस साल का टोटल बजट है वो है 18.77 ट्रिलियन रुपीस। लेकिन ये देखते ही आपको नज़र आ जाएगा कि जो हमारा फेडरल डेफिसिट है वो ऑलरेडी 7 ट्रिलियन रुपीस है। यानी कि गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेट लगाया कि इस साल हम इन इन चीज़ों के ऊपर इतने इतने पैसे खर्च करेंगे, इतने पैसे खर्च करना हमारी ज़रूरत है। लेकिन जब उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो उन्हें पता चला कि हमारे पास अभी भी 60 ट्रिलियन रुपीस जो है वो कम है। तो अब ये जो कमी है ये इसको दूर कहाँ से करेंगे? ये इसको दूर करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, बैंक से लोन लेके जो हमारे लोकल बैंक्स होते हैं, या इंटरनेशनल आईएमएफ वगैरह से ये बोरो करेंगे। ये बजट क्लोजली अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये आईएमएफ डिक्टेटेड बजट है। वो इसलिए कि जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं तो आईएमएफ आपको ये कहता है कि जितने भी आपके रिलीफ प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे आप सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आप एंड करें, ताकि जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो वो ज़्यादा हो सके एंड उसकी वजह से जो उनका पैसा है वो उन्हें वापस मिल सके। इस दफ़ा भी अगर आप बजट देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किसी भी वे में गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को इतना कोई रिलीफ, बेशक वो सब्सिडी की शक्ल में हो, बेशक जो है वो टैक्सेस कम करने की शक्ल में हो, बेशक वो सैलरी के इंक्रीज करने की शक्ल में हो, वो नहीं दिया। एंड उसका रीज़न ये है कि आईएमएफ ने यही डिक्टेट करवाया है आपको। अगर हम लास्ट ईयर की जीडीपी ग्रोथ को नज़र डालें तो वो हमारी 4.3% के टारगेट पे थी, लेकिन जो हमने अचीव किया था दैट वाज सिंपली 3.7%। हाउएवर इस साल का जो हमने टारगेट रखा है वो 4% रखा है। क्या ये बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ये बहुत कम है? ऐसा भी नहीं है। सीइंग कि किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अनफोल्ड हो रही हैं, दिस इज़ ओके टारगेट अगर हम इसे अचीव कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है द लाइन शेयर ऑफ आर स्पेंडिंग, जो कि होती है डेट सर्विसिंग। 45% ऑफ द एंटायर बजट वो जाता है हमारे लोन्स को चुकाने में। 70% जो कि एफबीआर टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है, जो टैक्स आपसे और मुझसे लेता है, वो डायरेक्टली जाते हैं इन्हीं लोन्स को पे करने के लिए। एंड बाकी का 30% इस टैक्स रेवेन्यू से जो जनरेट होता है वो बच जाता है मुझ पे और आप पे स्पेंड करने के लिए। इस दफ़ा का जो रेवेन्यू टारगेट एफबीआर ने रखा है वो 15 ट्रिलियन रुपीस रखा है। वो ये कैसे अचीव करेगी, नो वन नोस, बट टारगेट रखना आसान होता है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ 10.5% है। इसके अंदर जितने भी मेजर सेक्टर्स हैं, लाइक आपका रियल एस्टेट, आपका एग्रीकल्चर, आपके जो रिटेलर्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं हैं। अगर हैं भी तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू हैं। डायरेक्ट टैक्सेस उनके ऊपर, उनके सेक्टर्स के ऊपर नहीं लगे हुए। इस रेशियो के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स पेयर्स हैं वो या तो सैलरीड क्लास आते हैं, उसके साथ हमारे पास जो सर्विसेज सेक्टर हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो इस जुमरे में आते हैं। एंड उनके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कि हर बंदा पे करता है। पेट्रोलियम लेवी अगर आप देखेंगे, जो टैक्सेस इस दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत से उन्होंने कलेक्ट करने हैं, वो टारगेट उन्होंने रखा है कि 1.7 ट्रिलियन रुपीस होंगे। हाउएवर यहाँ पे एक चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। एक हमारे पास होता है एनएफसी अवार्ड, जो कि 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास आया था। उसमें होता यह है कि जब फेडरल जो होता है वो जितना भी टैक्स कलेक्ट करता है उसका वो डिविजिबल पूल बनाता है एंड देन उसके अंदर से ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड सम अदर थिंग्स प्रोविंसेस को पैसे दिए जाते हैं कि वो अपने स्पेसिफिक प्रोविंस की चीज़ों के ऊपर स्पेंड कर सकें। एक वे में फेडरल हेल्प करता है उनको। तो ये जो पेट्रोलियम लेवी होती है, जितनी भी पेट्रोलियम मसनूआत के थ्रू आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, ये उस डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं बनता। ये सारा का सारा जाता है फेडरल की जेब में एंड आपके प्रोविंसेस को इससे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद जो हमारे पास हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उनके ऊपर हमने 18% जीएसटी लगाया है।
अगेन ये डायरेक्टली गरीब को टारगेट नहीं करता, ये अपर मिडिल क्लास एंड देन एलिट क्लास के लिए है। जो हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर अबाउट 5% का टैक्स लगाया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे बजट की सेकंड और थर्ड बिगेस्ट स्पेंडिंग, जो कि है हमारा डिफेंस बजट। इस साल का जो हमारा डिफेंस बजट है दैट विल बी 3 ट्रिलियन रुपीज़। अब 3 ट्रिलियन रुपीज़ हम क्यों खर्च कर रहे हैं, हम क्यों आज भी अपने डिफेंस के ऊपर हेल्थ से या एजुकेशन से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं? अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको 1 से 2 किताबें रिकमेंड कर देता हूँ, आप उसे ज़रूर पढ़ लें। यू विल गेट दी पॉलिटिक्स बिहाइंड इट। एक किताब है मिलिट्री इंक के नाम से, दूसरी किताब है पाकिस्तान बिटवीन मिलिट्री एंड द मॉस्क, एंड तीसरी किताब है मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान। अगर ये 3 किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम आज तक अपने डिफेंस के ऊपर इतना ज़्यादा क्यों स्पेंड करते हैं कंपेयर टू इंडिया एंड यूएस या अदर बिगर इकोनॉमीज। क्या हम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं? नहीं, लेकिन अगर आप ये देखें कि हम टैक्स कितना जनरेट कर पा रहे हैं, उस हिसाब से हम आज भी बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं अपने डिफेंस के ऊपर। अगेन ये डिबेट हो सकती है कि क्या ये ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान, इंडिया वगैरह की तरफ से आपको जो इस वक्त सिक्योरिटी खदशात हैं वो भी वाइबल है। सो दिस इज समथिंग कंट्रोवर्शियल एंड डिबेटेबल। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि 65% इंक्रीज हुए हैं पिछले 3 सालों में। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो MPAs होते हैं, ये जब कहीं से आ रहे होते हैं, इनकी जो ट्रिप्स होती हैं, ये जिन रिजॉर्ट्स में जाके जो है अपने हॉलीडेज मनाते हैं, इनका जो पेट्रोल होता है, इनके लिए जो गाड़ियाँ अलॉट होती हैं, इनके जो घर होते हैं, उनकी बिजली वगैरह, ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, आपके पार्लियामेंट के अंदर जो खाने वगैरह चल रहे होते हैं, ये सारे इन्हीं एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। पिछले 3 सालों में ये 65% इंक्रीज हुए हैं। अगेन इसको अगर आप कंपेयर करेंगे अपने हेल्थ या एजुकेशन के बजट से तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन लोग हमें रूल कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ा बोझ जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर रहा है पिछले कई सालों से, वो है पेंशन का। पाकिस्तान रेलवे जो कि एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, एंड अगर आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान की जितनी भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं वो हमेशा खसारे में ही रही हैं। जैसे PIA था, उसको हमने सेल आउट कर दिया, पाकिस्तान रेलवेज भी है हमारे पास। तो उसका एक बिगर रीज़न ये होता है, जो हमारे पास 70% रेवेन्यू जनरेट होता है रेलवे का, वो पेंशनर्स को चला जाता है। लास्ट ईयर अगर आप पढ़ेंगे कि पेंशनर्स ने जो है वो एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बजट से ज़्यादा पैसा खाया है। यानी कि जो लोग हमारे बूढ़े हो चुके हैं, अब वो अपने बिस्तरों के ऊपर पड़े हुए हैं, उनको गवर्नमेंट उन लोगों से ज़्यादा पैसे दे रही है जो आपकी इकोनॉमी को ओवरहॉल करने का पोटेंशियल रखते हैं, जो कि अगेन नौजवान है। इन पेंशन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो पैसा आप इन बूढ़े लोगों के ऊपर स्पेंड करते हैं, जो कि आपको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते इकोनॉमिकली, वो सेम पैसा अगर आप अपने नौजवान के ऊपर, आप अपनी एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर स्पेंड करेंगे तो आपकी जो इकोनॉमी को पे बैक मिलेगा वो बहुत मैसिव होगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास हमारी पॉवर्टी लाइन, जिसके नीचे हमने 26 मिलियन लोग फेंक दिए हैं पिछले 4 से 5 सालों में। जब आप अपनी यूथ को स्किल्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, उनकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे, उनको इस काबिल नहीं करेंगे कि वो अपने लिए कमा सकें, तो फिर ये होता जाएगा। इस वक्त भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारी 40 to 45% जो आवाम है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है। एंड जो हमारे बलूचिस्तान है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अबाउट 70 या 69% जो आवाम है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रही है। हुकूमत ने ये सोचा कि क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा गरीब हैं तो उनको चंदा देने के लिए एक प्रोग्राम हम चलाते हैं जो कि है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। एंड हमने ये सोचा कि चंदे का जो पैसा है वो हम 838 अरब रुपए कर देते हैं, लेकिन जो हमारी हेल्थ या एजुकेशन है उसे हम कम ही रहने देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हेल्थ एजुकेशन के ऊपर जो है वो हमने सिर्फ 25 अरब रुपए लगाए हैं, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह से सारे हेल्दी लोग मौजूद हैं। हायर एजुकेशन की जो एलोकेशन है वो 26 बिलियन रुपीज़ है। अगेन ये सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए है। 18 अमेंडमेंट के बाद आपकी जो एजुकेशन है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो फेडरल का उससे कोई काम नहीं है। जो टोटल फेडरल एजुकेशन की एलोकेशन है वो अबाउट 109 अरब रुपए है। एग्रीकल्चर आज भी हमारे टैक्स से बाहर रहता है। ये अबाउट 22 to 25%
जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन आज भी 1% से भी कम टैक्स पे करता है। रीज़न बीइंग कि आपके पार्लियामेंट में, आपकी एलीट क्लास में जितने भी लोग मौजूद हैं, जो आपका बजट बनाते हैं, जो इस पॉलिटिक्स को लेके चल रहे हैं, उन सब के इंटरेस्ट जो हैं वो एग्रीकल्चर में फंसे हुए हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो आपकी 40% ऑफ पाकिस्तान टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाती है। ये वो इकोनॉमी है जो ब्लैक इकोनॉमी नहीं होती, ये लीगल होती है, लेकिन ये टैक्स नेट से बाहर होती है। क्योंकि ये इकोनॉमी ट्रेसेबल नहीं होती, इसी वजह से रिटेलर्स जो हैं हमारे, वो टैक्स नेट के बाहर रहते हैं। एंड इसी वजह से सैलरीड क्लास को या सर्विसेज सेक्टर को डायरेक्टली आप जो हो वो टैक्स कर लेते हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्मगलिंग, जिसकी वजह से हम हर साल ₹4 ट्रिलियन जो है वो लूज़ करते हैं। यानी कि हम इतना डिफेंस के ऊपर स्पेंड नहीं कर रहे जितना हम स्मगलिंग की वजह से लूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी गवर्नमेंट की बोरोइंग, जो कि ₹5,700 बिलियन है या फिर 5.7 ट्रिलियन रुपीज़ है। एक अच्छी चीज़ जो कि आपकी इकोनॉमी को अफ्लोट रखती है, चलने में हेल्प करती है, वो होती है रेमिटेंसेस। यानी कि आपके जो इंटरनेशनल स्टेट्स के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं एंड वहाँ से वो जब कमाते हैं इन डॉलर्स या अदर करेंसीज एंड वो आपको यहाँ पे भेजते हैं, उनको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। ये आपकी इकोनॉमी को अफ्लोट रहने में बहुत हेल्प करते हैं। ये रेमिटेंसेस ना सिर्फ यहाँ पे रहने वाले लोगों को हेल्प आउट करते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट, बट ये एसबीपी के जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं उनको भी डॉलर स्टारवेशन से बचा के रखते हैं। एक और अच्छी चीज़ जो लास्ट ईयर हुई है वो है हमारा आईटी सेक्टर की ग्रोथ, जो कि अबाउट 20% पे है, जिसकी वजह से हम $3.38 बिलियन जो है वो हमारी इकोनॉमी में ला सके हैं।